हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन पे फोकस करेंगे। FIMM इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन को प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल भी बोलते हैं और P2P भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक MM की हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। जैसे FI फाइनेंस मॉड्यूल के लिए है, वैसे ही मटेरियल के लिए हमारे पास MM मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। अब इस मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हर एक तरह की प्रोक्योरमेंट, मटेरियल की, सर्विसेज की, इन्वेंट्री की, उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट में होती हैं। इसमें सारी तरह के मटेरियल कवर होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, फिनिश है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पैकिंग, स्टोर, स्पेयर्स, ये सारे मटेरियल आ जाते हैं। FI के स्टैंड पॉइंट से MM का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी कोड लेवल पे हम क्या करते हैं, हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करते हैं। और इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम क्या करते हैं, हम प्लांट को मेंटेन करते हैं। और जितने भी हम मटेरियल क्रिएट करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं, वो हम प्लांट लेवल पे करते हैं। और फर्दर प्लांट के नीचे हम स्टोरेज लोकेशन जो हैं उनको बनाते हैं। और स्टोरेज लोकेशन की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, जैसे कि आप 3 स्टोरेज लोकेशन बना सकते हो हर डिफरेंट तरह के मटेरियल टाइप के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल है या वो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश गुड्स है। अब वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी आप मटेरियल बनाते हो तो उस मटेरियल को बनाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम प्लांट का रेफरेंस लेते हैं, किस प्लांट के लिए हम वो मटेरियल बना रहे हैं। और जब आप कोई भी मटेरियल को क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आप मटेरियल टाइप की भी इंफॉर्मेशन देते हो कि ये जो मटेरियल टाइप रॉ है, फिनिश है, या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये मटेरियल टाइप क्या होता है, जैसे कि हमने GL अकाउंट ग्रुप, वेंडर अकाउंट ग्रुप, कस्टमर अकाउंट ग्रुप ये देखा है, वैसे ही हमारे पास आ जाता है मटेरियल अकाउंट ग्रुप। हम एसएपी की टर्मिनोलॉजी में हम मटेरियल अकाउंट ग्रुप नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मटेरियल टाइप। बट इसका जो पर्पस और इसका जो फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो कि अदर अकाउंट ग्रुप का रहता है, चाहे वो वेंडर है, कस्टमर है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो सिमिलर टाइप के आपके मटेरियल है उनको हम ग्रुप करते हैं और इनको बोलते हैं मटेरियल टाइप। ये रॉ का भी हो सकता है, फिनिश का भी, पैकिंग का भी। ये एसएपी ने हमें कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप दिए हुए हैं, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एसएपी के जो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है वो कौन कौन से हैं, ये जो कुछ एसएपी के स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए ROH है, स्टोर्स एंड स्पेयर के लिए हमारे पास है ERSA, और उसके बाद पैकिंग आ जाता है, फिनिश आ जाता है। तो मोस्टली हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम सारे वैसे यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हमारे पास आ जाता है ROH का, हमें पता होना चाहिए, फिनिश गुड्स का पता होना चाहिए। तो कोई भी आप मटेरियल टाइप लोगे, हर एक मटेरियल टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास प्राइस कंट्रोल दिया हुआ है। दो तरह की प्राइस कंट्रोल है हमारे पास, एक तो है V और एक है S। दोनों में डिफरेंस क्या है, V मतलब मूविंग एवरेज प्राइस के लिए हम यूज करते हैं, और S मतलब स्टैंडर्ड प्राइस के लिए हम यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज प्राइस, या इसका एग्जांपल है मूविंग एवरेज प्राइस का नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो मूविंग एवरेज प्राइस या वी प्राइस होता है, ये डायनेमिक होता है। ये हर एक, जब हम गुड रिसीट करते हैं, इनवॉइस रिसीट करते हैं, तो उसके साथ जो मटेरियल मास्टर में है वो प्राइस अपने आप अपडेट होता रहता है। जबकि जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है वो इतना जल्दी अपडेट नहीं होता। उसको अगर अपडेट भी करना हो तो मंथ एंड में होता है, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट रन चलाते हैं तो उसमें वो अपडेट होता है। तो ये दो तरह के हमारे पास प्राइस कंट्रोल है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में बताया हुआ है कि ये जो मूविंग एवरेज प्राइस होता है, ये आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आपने लॉट्स में अगर परचेज किए हुए तो उसको वो एवरेज आउट कर देता है। तो कैसे करता है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज का एग्जांपल है हमारे पास। हमने इस मंथ में 3 बार सेम मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करी। एक करी हमने 1 तारीख को, एक करी 5 की, और एक करी हमने 10 को। तो वो जो 1 तारीख को हमने जो प्रोक्योरमेंट करी थी 100 यूनिट्स की, वो की थी 10 रुपए पे। तो ये हमें इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 1000। जबकि जब हमने नेक्स्ट टाइम सेम मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करी तो उसका प्राइस इंक्रीज होके 10 से 11 हो गया, और हमने 150 यूनिट जो है वो प्रोक्योर किए, तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 1650। उसके बाद हमने जब 10th को प्रोक्योरमेंट करी तो उसका जब प्राइस था 11 से हो गया 12, और हमने जो मटेरियल प्रोक्योर किया वो किया 200 यूनिट्स का। तो इसके लिए हमें कॉस्ट कितनी पड़ी, 2400। तो ये जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट हुई है उसको आप सम करते हो 5050, जैसे इस 5050 जैसे एक एग्जांपल में बताया हुआ है।
तो जितनी भी आपने क्वांटिटी प्रोक्योर की, जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल क्वांटिटी प्रोक्योर की इन मटेरियल के लिए 450, तो इस 5050 को आप डिवाइड करते हो 450 से, तो आपका मूविंग एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो ये जो मूविंग एवरेज प्राइस है, ये हमें क्या देता है, ये हमें वैल्यू ऑफ कंजम्पशन दे देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 450 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ क्वांटिटी सेंड करनी है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने कुछ क्वांटिटी जो है ये इनमें से 450 में से सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल 150 आपने क्वांटिटी सेंड करी। अब ये जो 150 जो हमने क्वांटिटी सेंड करी, इसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन क्या पड़ी, वो हमें मूविंग एवरेज प्राइस से पता चल जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है हमारी, ये पड़ी 1680 की। तो 150 यूनिट्स इंटू 11.20, जो कि हमारा मूविंग एवरेज प्राइस निकला था। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल, या इसको हम बोलते हैं P2P साइकिल। तो एफआई के स्टैंड पॉइंट से ये जो 3 स्टेप हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परचेज ऑर्डर हो गया, गुड रिसीट हो गया और इनवॉइस रिसीट हो गया। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। जब हम कोई भी मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वो मटेरियल की प्रोक्योरमेंट या सबसे पहले जो उसकी कंजम्पशन है वो कौन करता है, वो करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है कि जो यूनिट जो चाहिए उसकी क्वांटिटी, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, वो किसको इन्फॉर्म करता है, वो स्टोर डिपार्टमेंट को कंफर्म करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट आगे किसको इन्फॉर्म करता है, स्टोर डिपार्टमेंट आगे परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। तो इसके लिए आप एक इंटरनल डॉक्यूमेंट वो रेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। तो इस परचेज रिक्विजिशन में अभी क्या होता है, अभी हमने वेंडर को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो वेंडर को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो परचेज रिक्विजिशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से जो है कोटेशन मंगवाते हैं। उन कोटेशन का एनालिसिस करते हैं कि उसकी मटेरियल की अवेलेबिलिटी किसके पास है, क्या प्राइस है, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बाद परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। अब ये जो परचेज ऑर्डर है, ये एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मटेरियल डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इन्फॉर्मेशन होती है आपके मटेरियल के लिए, मटेरियल का नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अब परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद उसके बाद क्या होता है, अब इस पॉइंट पे परचेज ऑर्डर पॉइंट पे कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट नहीं होता। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट कब होगा, जब आप गुड रिसीट करते हो स्टोर में, जो आपने मटेरियल रिसीव किया उस टाइम पे आपका एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। और उसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, उसमें अकाउंटिंग एंट्री होती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट। ये जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है, ये क्या होता है, जीआर मतलब गुड्स रिसीट और आईआर मतलब इनवॉइस रिसीट। तो जब हम कोई भी गुड्स को रिसीव करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेंडर को क्रेडिट करते हैं, बट हम यहाँ पे वेंडर को क्रेडिट नहीं करेंगे। वेंडर को तब क्रेडिट करेंगे जब हम उसकी इनवॉइस जो है सिस्टम में डाल रहे हैं। अभी उसका क्वालिटी चेक होगा और काफ़ी सारा और बिजनेस और अदर जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें से जो मटेरियल जो है पास ऑन होगा। उसके बाद जब हमने गुड रिसीट कर लिया, उसके बाद जब हम इनवॉइस करना चाहते हैं, तो ये जो आपका ऑफसेट अकाउंट है, तो ये जो GRI क्लियरिंग अकाउंट है, इसको हम एक ऑफसेट अकाउंट की तरह क्रिएट करते हैं, जिसमें कि हम ओपन आइटम को एक्टिवेट करते हैं। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम मंथ एंड में जीरो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो GRI क्लियरिंग अकाउंट है, इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, यानी कि आपने गुड रिसीट कर दी बट इनवॉइस नहीं करी। बट अगर सेम GRI अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो डेबिट साइड, नो डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो अगर तो डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये आपने इनवॉइस कर दी है बट उसकी जो फिजिकल गुड रिसीट है वो नहीं किया। जब हमने उसकी इनवॉइस कर दी है तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे। कई बार क्या होता है, इनवॉइस के पहले भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देते हो, जैसे ही आपने गुड रिसीट किया वैसे ही आपने उसके बाद ही जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, इनवॉइसिंग उसकी बाद में हुई। तो ये स्टेप्स हैं प्रिक्योरमेंट टू पे के। अब इसमें जो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाती है, उस अकाउंटिंग एंट्री को जनरेट करने के लिए हमें समझना होगा, एक तो मूवमेंट टाइप क्या होती है, एक ट्रांजेक्शन इवेंट क्या होती है और एक वैल्यूएशन क्लास क्या होता है। इन तीनों को मिला के आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है और एक अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में ट्रिगर या जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ऐसे भी नहीं, स्टैंडर्ड हमारे पास मूवमेंट टाइप दी हुई है। कोई भी आप किसी भी मटेरियल की आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो या कोई भी आप मूवमेंट करते हो मटेरियल की, चाहे वो स्टॉक ट्रांसफर है, चाहे वो गुड रिसीट है, चाहे वो इश्यू ऑफ मटेरियल है, इश्यू ऑफ मटेरियल टू सम कॉस्ट सेंटर या टू सम ऑर्डर या टू सम प्रोडक्शन ऑर्डर। तो आप मटेरियल की जब भी कोई भी मूवमेंट करते हो तो उसके लिए एसएपी ने हमें एक स्टैंडर्ड मूवमेंट टाइप्स दी हुई हैं। अब उन स्टैंडर्ड मूवमेंट टाइप में क्या होता है,
हमारे पास ट्रांजैक्शन इवेंट कीज़ होती हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन इवेंट कीज़ दी हुई हैं जो कि अगेन ट्रिगर करती हैं। अब उन ट्रांजैक्शन इवेंट कीज़ के साथ हम क्या करते हैं, अपने जीएल को असाइन करते हैं। तो जैसे ही वो ट्रिगर होती हैं, तो जैसे ही वो ट्रांज़ैक्शन इवेंट की जो है वो ट्रिगर होती हैं, हमारे जो जीएल है वो डेबिट या क्रेडिट होते हैं। वो कैसे होते हैं देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इश्यू ऑफ मटेरियल का। तो इश्यू ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन को हमने किया, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मोमेंट टाइप एक स्टैंडर्ड यूज की जो कि है 201। अब 201 में जो मोमेंट टाइप में ट्रांजैक्शन इवेंट की हमारे पास है वो है जीबीपी, जो कि प्रोडक्शन के लिए, जो कि कंजम्पशन के लिए हम यूज करते हैं, और बीएसएक्स ट्रांजैक्शन इवेंट की जो कि हम इन्वेंट्री के लिए यूज करते हैं। तो अगर कंजम्पशन करी तो आपका इन्वेंट्री का बैलेंस रिड्यूस होता है और कंजम्पशन का इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, वो वाले जीएल असाइन कर दोगे। तो सिस्टम जब इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेगा तो इन जीएल्स को डेबिट क्रेडिट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये ट्रांजेक्शन इवेंट के बारे में बताया हुआ है कि कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन इवेंट कीज हैं सिस्टम में, जो कि हम चेक कर सकते हैं ट्रांजेक्शन कोड OBYC से। ये हैं जैसे कि BSX, WRX, GBP। BSX हम किसके लिए यूज करते हैं, हम इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि जो WRX रहती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम GRAR क्लियरिंग अकाउंट के लिए यूज करते हैं। तो GRAR क्लियरिंग अकाउंट क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया है, हम सिस्टम में भी इसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास अलग से, उसके बाद जो और ट्रांज़ैक्शन इवेंट की आ जाती है वो आती है जीबीबी। जीबीबी किसके लिए होती है, कंजम्पशन के लिए। अब ये जो कंजम्पशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, या रॉ मटेरियल स्क्रैपिंग है, या प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट किसी मटेरियल की कंजम्पशन हो रही है, या विदाउट प्रोडक्शन ऑर्डर के कुछ कंजम्पशन हो रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो बस ये जो जनरल मॉडिफायर है ये हम यूज कर सकते हैं इन पर्पसेस के लिए। अब ये जो मोमेंट टाइप्स हैं, ये जो मोमेंट टाइप जैसे कि 201 या जितनी भी मोमेंट टाइप हैं, ये सारी आपके ट्रांजेक्शन कोड के साथ अटैच है। मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन रन करोगे तो सिस्टम उसके रेलेवेंट जो मोमेंट टाइप है वो आपको शो कर देगा, और अगर आप उसको मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिर उसके बाद सिस्टम उसी की ट्रांजेक्शन इवेंट में जाके और जो रिस्पेक्टिव जीएल है उनको डेबिट क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जो हम कॉमन मोमेंट टाइप यूज करते हैं, जैसे कि 101 जो हम यूज करते हैं गुड रिसीट के लिए, और 10, उसके बाद 102 है जो कि रिवर्सल ऑफ 101 है। ऐसे ही अगर आपने मटेरियल को इश्यू करना है, और मटेरियल को इश्यू करना है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए, तो उसके लिए हम मोमेंट टाइप यूज करते हैं 201, और रिवर्सल उसका करते हैं हम 202 से। और अगर ये जो इश्यू ऑफ मटेरियल है कॉस्ट सेंटर की बजाय आपने इंटरनल ऑर्डर को करना है, तो उसके लिए मूवमेंट टाइप है हमारे पास 261, और उसका रिवर्सल है 262। तो ये जो मूवमेंट टाइप है ये सारे ट्रांजेक्शन कोड के साथ लिंक है, और ये जो ट्रांजेक्शन इवेंट कीज है ये कहाँ पे है आपके, ये आपकी मूवमेंट टाइप्स के साथ लिंक है। यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि मूवमेंट टाइप क्या करती है। मूवमेंट टाइप आपकी जो ट्रांजेक्शन इवेंट कीज है इसको ट्रिगर करती हैं, जैसे कि BSX इन्वेंट्री के लिए, WRX GRAR क्लियरिंग के लिए, GBP कंजम्पशन के लिए, GBP कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास क्या है, तो वैल्यूएशन क्लास हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, हम जब लिंकिंग करते हैं जीएल की मटेरियल के साथ, तो हम डायरेक्टली मटेरियल को जीएल के साथ लिंक नहीं करते। हम मटेरियल ए इज इक्वल टू जीएल ऐसे नहीं देते। हम उस मटेरियल में जो वैल्यूएशन क्लास जो कि एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो उस वैल्यूएशन क्लास के साथ हम जो है अपने जीएल को असाइन करते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन क्लास होता है ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ने अपने मटेरियल की कैटेगराइजेशन कैसे करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, तो उसके लिए हम वैल्यूएशन क्लासेस का यूज करते हैं। जैसे कि एसएपी ने कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल क्लास, जैसे कि मटेरियल के लिए एसएपी ने स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्लासेस दी हुई हैं। रॉ मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं 3000, फिनिश मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं 7920, स्टोर्स एंड स्पेयर के लिए 4001। तो ऐसे ही और भी काफी सारी जो वैल्यूएशन क्लासेस हैं वो यूज करते हैं। हमारे पास FIMM की इंटीग्रेशन के लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट 24 to 25 स्टेप्स हैं, 24 to 25 स्टेप्स हैं। इसमें से FI के लिए यहाँ पे 4 से 5 स्टेप्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी के सारे स्टेप जो है वो MM से रिलेटेड है। और वो जो 4-5 स्टेप जो हम FI के करने वाले हैं वो हम बिना MM के स्टेप्स के नहीं कर सकते।
तो इसके लिए हमें के स्टेप्स भी करने हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लान क्रिएशन, स्टोरेज लोकेशन और उसका फर्दर असाइनमेंट। तो वो जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेप नंबर 1, जहाँ पे हमने क्या करना है, हमने प्लांट को क्रिएट करना है OX10। तो ट्रांजेक्शन कोड है यहाँ पे OX10, ये रन कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू एंट्री बटन पे जाएंगे तो हम नया प्लांट क्रिएट करेंगे। प्लांट की जो लेंथ है स्टैंडर्ड वो है 4 कैरेक्टर की अल्फान्यूमेरिक। तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं 1188, जो कि सेम है कंपनी कोड आईडी के साथ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ये क्या है, प्लांट फॉर कंपनी कोड 1188। और सेकेंड नेम में भी प्लांट फॉर कंपनी कोड 1188। उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद यहाँ पे फील्ड है फैक्ट्री कैलेंडर, उस पे जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे फर्स्ट वाला जो कि है स्टैंडर्ड, जो कि है एक स्टैंडर्ड फैक्ट्री कैलेंडर, जर्मन स्टैंडर्ड फैक्ट्री कैलेंडर। तो हम इसको ले लेते हैं और एड्रेस पे जाएंगे। एड्रेस पे कंट्री कोड ये दे देंगे हम इंडिया और एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव कर देते हैं। ये आपका प्लांट क्रिएट हो गया। अब प्लांट के बाद हमने स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट करना है और स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है OX09। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजैक्शन कोड OX09। तो यहाँ पे सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि कौन से प्लांट के अंदर आप जो स्टोरेज लोकेशन है उसको डिफाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा प्लांट आ गया। तो यहाँ पे हमारा प्लांट आईडी आ गया 1188। तो इस प्लांट को यहाँ पे हम वर्क एरिया भी बोलते हैं, एंटर। और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री बटन पे। तो यहाँ पे सिस्टम आपको एस लॉक दिखा रहा है, एस लॉक मतलब स्टोरेज लोकेशन। तो ये जो स्टोरेज लोकेशन है इसकी भी जो लेंथ, इसकी जो लेंथ स्टैंडर्ड है वो है 4 कैरेक्टर की अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं सेम एज प्लांट आईडी 1188। तो ये क्या है, स्टोरेज लोकेशन 1188 के लिए। अब यहाँ पे इसका एड्रेस कहाँ पे देंगे, इसको स्टोरेज लोकेशन को सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट साइड में जाओ, डबल क्लिक करो एड्रेस फोल्डर पे और न्यू एंट्री बटन पे। यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं 01 और एंटर बटन प्रेस करेंगे। सिस्टम एड्रेस के लिए ये विंडो ओपन कर देगा। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है वो है कंट्री का, तो उसको हम मेंशन कर देते हैं IN, एंटर, और उसको सेव कर देते हैं। स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, ये है परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन के लिए। और इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए ट्रांजेक्शन कोड हम यहाँ पे रन करेंगे OX08। न्यू एंट्री पे जाएंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आईडी अगेन ये 4 कैरेक्टर का होता है, ये 4 कैरेक्टर का होता है अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आईडी हमने दे दिया सेम एज कंपनी कोड आईडी 1188। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1188, सेव कर दिया वापस। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारा असाइनमेंट का। अब हम 2-3 असाइनमेंट करेंगे। तो पहला जो असाइनमेंट है वो है प्लांट का कंपनी कोड के साथ। तो यहाँ पे हम प्लांट और कंपनी कोड को लिंक करेंगे और इसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OX18। यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री बटन पे। कंपनी कोड हमारा क्या है 1188, प्लांट आईडी क्या है हमारा 1188 और एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट है स्टेप नंबर 5 के अंडर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने असाइन करना है परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड OX01, पोजीशन बटन पे क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा है 1188 और यहाँ पे कंपनी कोड आईडी ब्लैंक है, तो कंपनी कोड आईडी दे देंगे 1188। तो यहाँ पे हमने अपने कंपनी कोड को परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करेंगे प्लांट के साथ। और इसको करने के लिए ट्रांजेक्शन कोड है OX17। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड OX17, न्यू एंट्री बटन पे जाएंगे, P ऑर्ग मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1188, प्लांट आईडी 1188, एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव, वापस।
वापस जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है, अभी हमने जो प्लांट क्रिएट किया हो उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यू हम कहाँ से कॉपी करेंगे? वो वैल्यू हम कॉपी करेंगे 0001, एक प्लांट है जो कि, तो ये 0001 प्लांट है जो कि एससीपी का स्टैंडर्ड प्लांट है। ये हमें हर एक सिस्टम में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जो भी वैल्यूज हैं वो हम कॉपी करके लेके जाएंगे अपने प्लांट में। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है हमारे पास OMI8। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड OMI8। ये कॉपी वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस प्लांट आईडी मांग रहा है जो कि है 0001। और हमारा जो प्लांट आईडी है वो है 1188, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पे सिस्टम आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि जो पैरामीटर है वो प्लांट 1111 से 1188 में कॉपी हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, जैसे आप ओपनिंग क्लोजिंग करते हो पीरियड्स की एफआई में, वैसे ही हम ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं पीरियड्स की एमएम में भी। तो एफआई में तो हम जो मैक्सिमम कितने पीरियड्स ओपन कर सकते हैं, एफआई में हम 16 पीरियड्स ओपन कर सकते हैं। बट एमएम में लिमिट दी हुई है, हम मैक्सिमम कितने पीरियड्स ओपन कर सकते हैं एक टाइम पे, हम सिर्फ 2 पीरियड ओपन कर सकते हैं। हम 2 पीरियड ओपन कर सकते हैं, करंट और प्रीवियस पीरियड को ओपन कर सकते हैं। अब सिस्टम में फर्स्ट टाइम आपने पीरियड ओपन करना है एमएम में, तो उसके लिए स्टेप नंबर है हमारे पास 8 और ट्रांजेक्शन कोड है OMSY। तो इसको करने के बाद आप, अगर आपने पीरियड में चेंजेस करने हैं, आपने नेक्स्ट पीरियड ओपन करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए आप ये वाला ट्रांजेक्शन कोड OMSY नहीं यूज करोगे। उसके लिए आप हमेशा MMPV यूज करोगे। एक और ट्रांजेक्शन कोड होता है जो कि है MMRV। MMRV इसमें क्या होता है? MMRV में आप जो पीरियड ओपन है उसको डिस्प्ले कर सकते हो, कौन सा पीरियड ओपन है। और MMPV में अगर आपने उस पीरियड में कोई चेंजेस करने वो कर सकते हो, तो वो भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल ईयर है उसको ऐड कर लेते हैं, और इसको करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है OMSY। तो यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड OMSY, और यहाँ पे कंपनी कोड दे देते हैं 1188, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं 2022। हमने जो फिजिकल ईयर लिया हुआ है वो लिया हुआ है अप्रैल टू मार्च। तो अप्रैल टू मार्च के हिसाब से जो दिसंबर है वो है 9th पीरियड। और अगर मैंने को 9th पीरियड नहीं लेके मेरे को नवंबर का मंथ लेना है, यानी कि मेरे को 8th पीरियड लेना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 808, एंटर, एंटर, और इसको सेव कर दूंगा। अब 8th के बाद मेरे को पीरियड अगर ओपन करना है 9 10, तो मैं MMPV से कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को सिस्टम में चेक करना है कि करंट पीरियड कौन सा ओपन है, तो वो हम चेक कर सकते हैं MMRV ट्रांजेक्शन कोड से। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन कोड रन किया MMRV। उसके बाद सिस्टम कंपनी कोड आईडी पूछेगा, तो कंपनी कोड आईडी दे दिया हमने 1188। तो इस कंपनी कोड के लिए दिखा देगा 2 पीरियड ओपन है। एक तो है जुलाई का, एक तो है 7th पीरियड, एक है आपका 7th पीरियड, और एक है आपका 8th पीरियड, यानी कि अक्टूबर और नवंबर सिस्टम में ओपन है। तो यानी कि आप जो पोस्टिंग कर सकते हो वो इन 2 पीरियड में कर सकते हो। आपने नया पीरियड ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर ओपन करना है, तो सिस्टम में 8 और 9 ओपन हो जाएंगे, ये 7 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कैसे करते हैं उसको? उसके लिए हम यहाँ पे रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड, यहाँ पे हम रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड MMPV। यहाँ पे कंपनी कोड दे दिया हमने 1188, और हमने कौन सा पीरियड ओपन करना है, हमने 9th पीरियड ओपन करना है जो कि है दिसंबर। हमारा यहाँ पे फिजिकल ईयर है 2022, और इसको हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सिस्टम आपको लॉग दे देगा कि प्रोसेसिंग कंप्लीटेड और लॉग इश्यूड। अब इसके बाद हम दोबारा MMRV में जाएंगे और पीरियड चेक करेंगे जो करंट पीरियड है। तो यहाँ पे सिस्टम ने आपको दिखा दिया जो 7th पीरियड आपको ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, और आपका जो नया पीरियड वो ओपन हो गया जो कि है दिसंबर का 9th पीरियड। और प्रीवियस पीरियड में भी आप पोस्टिंग कर सकते हो जो कि है नवंबर का 8th पीरियड। अब इसके बाद अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा वैल्यूएशन ग्रुप कोड का। अगर आपके पास मल्टीपल प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं वैल्यूएशन एरिया, तो उन वैल्यूएशन एरिया को आप ग्रुप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वैल्यूएशन ग्रुप कोड को यूज़ कर सकते हो।
तो उसके लिए आप वैल्यूएशन ग्रुप कोड को यूज़ कर सकते हो। एसएपी ने एसएपी ने स्टैंडर्ड एक वैल्यूएशन ग्रुप कोड दिया हुआ है जो कि है 0001। तो हम 0001 यहाँ पे लेंगे अपने वैल्यूएशन एरिया यानी कि प्लांट के लिए, और इसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OMWD। ट्रांजेक्शन कोड है OMWD, एंटर। तो यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन करेंगे, कंपनी कोड हमारा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन एरिया है 1188, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ग्रुप कोड मैंने ले लिया 0001, सेव कर दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 10 है। यहाँ पे हम जैसे हमने अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे हमने यूजर एंड, जैसे हम टेस्टिंग पे पर्पज से हमने क्या करना है, हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, जीआर गुड रिसीट करना है, इनवॉइस रिसीट करना है। तो उसके लिए सिस्टम में टॉलरेंस ग्रुप्स चाहिए टॉलरेंस कंपनी कोड के लिए। तो वो टॉलरेंस ग्रुप सेटिंग हम कहाँ से कॉपी करेंगे, वो हम कॉपी करेंगे स्टैंडर्ड कंपनी कोड आईडी 0001 या 1000 से। तो उसके लिए ये स्टेप नंबर पहला है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 10 है, जिसमें हमने परचेज ऑर्डर टॉलरेंस ग्रुप को कॉपी करना है 0001 से। तो इसमें पाथ दिया हुआ है, हम पाथ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एस प्रो परचेजिंग परचेज ऑर्डर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे परचेजिंग परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर द प्राइस वेरिएंस। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर द प्राइस वेरिएंस, ऑप्शन नंबर 3, और इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री बटन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस कंपनी कोड है वो है 0001। तो 0001 से हमने टॉलरेंस जो कीज़ हैं, तो हमारे पास दो टॉलरेंस कीज़ है जो हमने कॉपी करनी है 0001 कंपनी कोड से। एक तो है PE और एक है SE। तो ये हमने दोनों कॉपी कर ली। कॉपी एज में जाएंगे, और यहाँ पे जो आपका कंपनी कोड है वो दे दो, 1188 है हमारे केस में। ये है PE के लिए टॉलरेंस की PE। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो। दूसरी टॉलरेंस की आ गई SE, और उसको भी आप असाइन करोगे कंपनी को 1188 के साथ। सेव कर दो, एंटर, और वापस चले जाओ। उसके बाद ये परचेज ऑर्डर के लिए हो गया। GR के लिए टॉलरेंस ग्रुप आप मेंटेन कर सकते हो ट्रांजेक्शन कोड OMC0 से। यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन कोड OMC0। अब जीआर के लिए आपको जो टॉलरेंस कीज लेनी है वो है एक तो B1, B2 और VP। तो यहाँ पे हम कंपनी कोड 1000 से ये जो टॉलरेंस कीज है ये कॉपी कर लेते हैं, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपनी कंपनी कोड के लिए जो कि है 1188। तो ये तीनों सेलेक्ट कर लिया। तो इन तीनों टॉलरेंस कीज को सिलेक्ट कर लिया अंडर कंपनी कोड 1000 के, और कॉपी एज बटन को क्लिक किया। तो यहाँ पे सबसे पहले B1 आ गया, इसको हमने लिंक किया, असाइन किया 1188 के साथ। फिर दोबारा B2 1188, और थर्ड है VP 1188 कंपनी कोड के साथ लिंक कर दिया। सेव कर दिया, एंटर। उसके बाद स्टेप नंबर 12, और इस स्टेप नंबर 12 में क्या करना है, हमने वेंडर स्पेसिफिक जो टॉलरेंस ग्रुप है उसको मेंटेन करना है, और उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है हमारे पास OMRX। ट्रांजेक्शन कोड है OMRX, और यहाँ पे हमारे पास जो टॉलरेंस ग्रुप है वो हमने कौन सा लेना है, वो लेना है 450 लेना है, और 515 लेना है। और ये कौन सी कंपनी कोड के लिए लेना है, ये हमने 1000 के लिए लेना है। तो यहाँ से 1000 को कॉपी किया, और यहाँ पे अपना जो कंपनी कोड है वो दे दिया जो कि है 1188, और ये अगेन 1188, ये हमारा जो दूसरा वाला टॉलरेंस ग्रुप है उसके लिए 515। एंटर किया, सेव किया, और वापस चले गए। स्टेप नंबर 13, अब आपको जो IR करना है, इनवॉइसिंग करनी है। तो इनवॉइसिंग के लिए आपके पास जो टॉलरेंस ग्रुप रिक्वायर्ड है उसको आप मेंटेन करोगे ट्रांजेक्शन कोड OMRB के अंडर। तो यहाँ पे रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड OMRB, और यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड कंपनी कोड जो दिया हुआ है 0001, इसको आप सिलेक्ट करो, और यहाँ पे कॉपी एज का जो बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करो।
तो यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड डाल दो 1188 और सेव कर दो। देन स्टेप नंबर 13 के बाद स्टेप नंबर 14 है, आपने जो भी परचेज ऑर्डर है उसमें आपने टैक्स लेना है और उसको टैक्स कोड को मेंटेन करना है। तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट जो आपका टैक्स कोड है जब आप इनवॉइसिंग करो तो वो वाला टैक्स कोड सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करे, तो वो आप दे सकते हो स्टेप नंबर 14 में। और इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या है, OMR2। तो यहाँ पे हम रन कर देते हैं ट्रांजैक्शन कोड OMR2। और यहाँ पे कंपनी कोड हम पिक कर लेते हैं 0001, कॉपी एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा कंपनी कोड है 1188। और यहाँ पे जो तो टैक्स कोड है वो हम ले लेते हैं, लेट सपोज V0 ले लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इनवॉइसिंग करेंगे तो सिस्टम कौन सा टैक्स कोड कैप्चर करेगा, V0। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी हो जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट V0 रहेगा। V0 मतलब 0% टैक्स कोड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेंटेन प्लांट पैरामीटर फॉर मेंटेन प्लांट पैरामीटर फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फिजिकल इन्वेंट्री। तो इसके लिए डेटा हम कहाँ से कॉपी करेंगे, 0001 से। और इसके लिए हम पाथ फॉलो कर लेते हैं, SPROIMG, और दोबारा से जाएंगे MM में, फिर उसके बाद जाएंगे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री में। इसमें हम जाएंगे प्लांट पैरामीटर में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमें 0001 प्लांट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसकी जितनी भी वैल्यू या पैरामीटर है वो कॉपी करेंगे हम अपने प्लांट में, जो कि है 1188। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका मटेरियल टाइप का। मटेरियल टाइप एसएपी में, तो हमारे पास एसएपी में स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, जो कि हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन कोड OMS2 में। अगर आपको नए भी बनाने हैं तो नए बना सकते हो OMS2 ट्रांजेक्शन कोड में, बट ये जो मटेरियल टाइप्स बनाते हैं ये MM साइड से, ये जो मटेरियल टाइप्स हैं वो बनते हैं, FI में नहीं बनते। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप लेने हैं तो वो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड लेना है रॉ मटेरियल के लिए ROH, हमने फिनिश गुड्स के लिए लेना है FERT, हमने वर्क, तो ये स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हमने रॉ मटेरियल बनाना है, तो रॉ मटेरियल में हम जाएंगे, तो रॉ मटेरियल के लिए हम जाएंगे ROH पे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस मटेरियल को हमने वैल्यूएटेड करना है। वैल्यूएटेड मतलब जब भी हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करें तो सिस्टम उसकी वैल्यू और क्वांटिटी को अपडेट करे। तो उसकी वैल्यू और क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे जो फोल्डर है इस पे जाएंगे, क्वांटिटी और वैल्यू अपडेशन, और यहाँ पे हम क्लिक ऑन पोजीशन में जाएंगे। जो आपका वैल्यूएशन एरिया है 1188, उसको आप सिलेक्ट करोगे। वैल्यूएशन एरिया यहाँ पे मतलब प्लांट, तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लिया और ये जो दो चेक बॉक्सेस हैं इसको आप टिक कर दोगे। पहला है क्वांटिटी अपडेशन, दूसरा है वैल्यू अपडेशन। तो इस प्लांट के लिए सिस्टम, आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो इस मटेरियल टाइप के अंडर, तो सिस्टम उसकी क्वांटिटी भी अपडेट करेगा और उसकी वैल्यू भी अपडेट करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल भी होते हैं, आप मटेरियल प्रोक्योर करते हो बट उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वो भी सिनेरियो देखेंगे, बट ये अभी वैल्यूएटेड वाला सिनेरियो है। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया और हम इससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 17 है। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 17 है जिसको आप रन कर सकते हो ट्रांजेक्शन कोड OMR6 से। तो यहाँ पे भी हमने टॉलरेंस जो लिमिट्स हैं उसको हमने कॉपी करना है, AN और ST। और ये कहाँ पे मेंटेन है, ऑलरेडी ये कंपनी कोड 1000 में मेंटेन है, तो हम वहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन करो, 1000 डालो और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टॉलरेंस कीज लेनी है, AN और ST। तो हमने ये दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी एज किया और यहाँ पे कंपनी को डाला, AN कंपनी को डाला यहाँ पे 1188,
ST कंपनी कोड डाला 1188। तो ये दोनों हमने असाइन कर दिए अपने कंपनी कोड के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 18 में हमने वेंडर मास्टर डेटा बनाना है। वेंडर मास्टर डेटा हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट वो 2 लेवल का बनाया हुआ है, कंपनी कोड, जनरल डेटा, जनरल डेटा और कंपनी कोड। अब हमने थर्ड लेवल का बनाना है, थर्ड लेवल यानी कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। थर्ड लेवल मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने वेंडर को क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक आप थर्ड लेवल पे वेंडर को क्रिएट नहीं करोगे यानी कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आप उस वेंडर की जो परचेज ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस है वो नहीं बना सकते, या आपके उसके उस वेंडर के लिए आप परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमने वेंडर का जो ट्रांजेक्शन कोड है क्रिएशन के लिए वो यूज़ करेंगे, जो कि है XK01। ट्रांजेक्शन कोड है XK01। और यहाँ पे हमारे पास जो वेंडर है वो ले लेते हैं, कंपनी कोड है 1188, अकाउंट ग्रुप है 1188, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है 1188, और यहाँ पे वेंडर प्रेस F4 सेलेक्ट करके ले लेते हैं। कंपनी कोड 1188 में ये है हमारे पास वेंडर 500,001, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमें जो थर्ड सेगमेंट है वहाँ पे ले जाएगा, जो कि है परचेज ऑर्गेनाइजेशन का। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड रहता है वो रहता है ऑर्डर करेंसी। तो जो पीओ करेंसी है, जो पीओ करेंसी है वो क्या आप मेंटेन करना चाहते हो इस वेंडर के लिए, तो आप यहाँ पे INR मेंटेन करना चाहते हो, तो एंटर बटन प्रेस कर दो। अब अगर आपने इस वेंडर का और भी करेंसी में पीओ बनाना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और इस करेंसी को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल USD में बनाना है, तो यहाँ पे आप करेंसी वाले चेंज करोगे, फिर सिस्टम आपको अलाउ करेगा कि इस वेंडर का आप पीओ USD में बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने करेंसी मेंटेन कर दी पीओ की, जो कि है INR। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब भी हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो सिस्टम वहाँ पे हमसे मटेरियल ग्रुप मांगता है, तो वो मटेरियल ग्रुप आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, आप खुद का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने खुद का बनाना है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OMSF। तो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन कोड ले लिया OMSF। तो यहाँ पे हम मटेरियल ग्रुप बना सकते हैं, और न्यू एंट्री बटन पे जाएंगे, न्यू एंट्री बटन पे जाएंगे, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आईडी दे देते हैं 1188। तो ये क्या है, मटेरियल ग्रुप कंपनी कोड 1188 के लिए। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल को क्रिएट। तो यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है हमारे पास MM01। तो MM01 में जाएंगे, ये क्या है, क्रिएशन ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो हमने रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया हुआ है ROH, मटेरियल टाइप जो हमने लिया हुआ है ROH, कहाँ पे, OMS2 में जाके। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने जो मटेरियल का नंबर देना है वो इंटरनल देना है, एक्सटर्नल देना है। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल में जाओगे तो ये जो चेक बॉक्स है अगर वो टिक है तो आप एक्सटर्नल नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मटेरियल टाइप के जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो आ रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, जैसे कि उसके कोड होते हैं, ROH होता है रॉ मटेरियल के लिए, FERT होता है आपके फिनिश गुड्स के लिए। तो अगर आपने उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये लेआउट वाले बटन पे जाओगे और उसके बाद ऑप्शन में जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टैब जो हैं वो सिस्टम डिस्प्ले करेगा। तो आपको कौन सी टैब में जाना है, आपको जाना है एक्सपर्ट टैब में, और एक्सपर्ट टैब में आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोल में। कंट्रोल्स के अंडर आपके पास दो चेक बॉक्सेस है, दोनों को आपको टिक कर लेना है। पहले चेक बॉक्स से सिस्टम जो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें वो जो शॉर्ट कोड्स हैं वो दिखाना शुरू कर देगा, जैसे कि FERT, HALB या ROH। उसके बाद अगर एक ही अल्फ़ाबेट में काफ़ी सारे मटेरियल टाइप के कोड हैं, एस से काफ़ी शुरू हो रहे हैं या आर से काफ़ी शुरू हो रहे हैं, तो सिस्टम उनको सॉर्ट भी कर देता है। ये जो सेकंड चेक बॉक्स है वो उनको सॉर्ट भी कर देता है। तो यहाँ पे हम उसको ओके कर देते हैं, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब हम दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप अब देखोगे, सिस्टम ने आपके जो कोड है वो डिस्प्ले करना यहाँ पे शुरू कर दिया। HALB, आर, ये HALB आ रहा है, FERT आ रहा है, या और भी हैं आपके, ROH आ रहा है।
तो ये एक्चुअली जब आप सिस्टम में काम करते हो और काफ़ी सारे कस्टम जो मटेरियल टाइप्स यूज़ कर रहे हो और स्टैंडर्ड कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कॉमन डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं। बट कोड से हमें जो रेलेवेंट एक मटेरियल टाइप मिल जाता है जिसमें हम मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ये जो आपका एसएपी सिस्टम है इस पे है VMware वर्कस्टेशन पे, बट अगर आप VMware वर्कस्टेशन नहीं यूज़ कर रहे हो, आप सर्वर वाला यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट वाला सर्वर यूज़ कर रहे हो एसएपी का, तो इंटरनेट के सर्वर के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम लेआउट में जाना है। ये रहा आपका लेआउट, और इस इंटरनेट वाले एसएपी सर्वर में MM01 ट्रांजेक्शन कोड स्क्रीन है। यहाँ पे भी ये जो मटेरियल टाइप का जो ड्रॉप डाउन हो इसमें शॉर्ट कोड नहीं आ रहे, तो अगर उस शॉर्ट कोड को आपको डिस्प्ले करना है तो इसके लिए आप लेआउट में जाओगे, सेम ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इंटरेक्शन डिज़ाइन मिलेगा। इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंडर आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, और राइट साइड में सिस्टम आपको कंट्रोल्स दिखाएगा। तो कंट्रोल्स में आपको ये दोनों चेकबॉक्स जो हैं वो टिक कर लेने हैं और इसको ओके कर देना है। अब अगर आप इसको दोबारा से देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम ने ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो जो शॉर्ट नेम है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मटेरियल को क्रिएट करेंगे, और मटेरियल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल आईडी दे देते हैं RM A1188। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको जो भी आपके डिफ़ॉल्ट टैब्स हैं वो दिखा देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। अगर आपको इससे अलग कोई टैब को एक्टिवेट करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वालिटी मैनेजमेंट को करना है या कॉस्टिंग टैब टू को करना है, तो यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम हमें मास्टर डेटा में ले जाएगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दे देते हैं रॉ मटेरियल फॉर 1118 कंपनी कोड, और यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे देते हैं हम ईच। उसके बाद मटेरियल ग्रुप मैंडेटरी नहीं है बट यहाँ पे हमने बनाया हुआ, तो यहाँ पे असाइन कर देते हैं 1118। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको प्लान डेटा पे ले जाएगा जहाँ पे अभी कोई भी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, और यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे और हम जाएंगे अकाउंटिंग टैब में। अकाउंटिंग टैब में, और अकाउंटिंग टैब के लिए प्लांट आईडी मांग रहा है, तो ये है 1118। तो ये अकाउंटिंग टैब आ गया। अकाउंटिंग टैब में तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास F4 प्रेस करेंगे और एक स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्लास आईडी ले लेंगे जो कि है 3000। अब वैल्यूएशन क्लास 3000 के लिए हम जो मूविंग एवरेज जो प्राइस कंट्रोल है वो कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो मूविंग एवरेज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मूविंग सेलेक्ट कर लेते हैं, मूविंग एवरेज प्राइस V। उसके बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस जो है उसको ब्लैंक कर देते हैं। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे ये जो मूविंग एवरेज प्राइस है सिस्टम अपडेट करता है। और अगर आपने स्टैंडर्ड प्राइस लेना है तो यहाँ पे एस दे के, तो यहाँ पे राइट साइड में स्टैंडर्ड प्राइस दे सकते हो जो कि है फिक्स प्राइस। और यहाँ पे हम हर लॉट के साथ चाहते हैं सिस्टम जो प्राइस है उसको एवरेज आउट करता रहे, और क्वांटिटी को उस हिसाब से, इन्वेंट्री को उस हिसाब से वैल्यू करे। तो यहाँ पे हमने इसको ब्लैंक कर दिया और इसको हम अब सेव करेंगे। सेव। अब यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपने मूविंग एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पे ब्लैंक किया लिया हुआ है, तो इग्नोर कर देंगे वार्निंग मैसेज को। MRP टाइप आपको यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो मांग रहे हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे दे देते हैं 000 जो कि स्टैंडर्ड परचेजिंग ग्रुप आईडी होता है। और उसके बाद MRP टाइप यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ND, नो प्लानिंग रिक्वायर्ड। अब उसको हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्लान्ड डिलीवरी टाइम, यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम मांग रहा है तो 1 डे का दे देते हैं। एंटर। एंटर। और इसको सेव कर देते हैं। सेव। ये हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया, और इस मटेरियल को जीएल के साथ लिंक करेंगे, जैसे कि इन्वेंट्री का जीएल बनाएंगे, GRIR क्लियरिंग का जीएल बनाएंगे। तो ये जो जीएल क्रिएशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे FS00 में। तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री का जीएल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम FS00 में आ गए। अब यहाँ पे हम जीएल क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का जीएल हम करेंगे, इन्वेंट्री का जीएल क्रिएट करेंगे अकाउंट ग्रुप एसेट के अंडर, और जिसकी की रेंज दी हुई है हमने 200,000 से लेके 2999। तो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 2 सीरीज के अंडर, तो ये है 200 121। और यहाँ पे
कंपनी कोड दे देते हैं 1188। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ग्रुप आपका आ गया। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप लेंगे, एसेट टाइप लेंगे बैलेंस शीट, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट में ले लेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक इन्वेंट्री, अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाएंगे, नॉर्मल ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्प्ले शॉर्ट की 001 सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे बैंक इंटरेस्ट टैब में। और तो यहाँ पे हम मटेरियल के लिए फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन करेंगे, वो है आपका G006। ये हम इन्वेंट्री के लिए कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री के लिए जो हमारे पास रेलेवेंट फील्ड स्टेटस ग्रुप आईडी है वो है G006। और ये जो पोस्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन है इसको आप एक्टिवेट कर लोगे। इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम है, अगर हम परचेज ऑर्डर की GR करते हैं, IR करते हैं, तो सिस्टम अपने आप GL पिक करके और उसकी काउंटिंग एंट्री ग्रेड करता है। तो ये आपने रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री GL बनाया। अब जो नेक्स्ट GL हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं GRIR क्लियरिंग अकाउंट का। तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट एक ऑफसेट अकाउंट है। ऑफसेट अकाउंट हमने अकाउंट ग्रुप लाइबिलिटी के अंडर ले लेते हैं, और उसका नंबर हम रेंडमली डाल देते हैं 100,520। और यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट टैब में, और अकाउंट ग्रुप आपका आ गया, यहाँ पे लाइबिलिटी टाइप आपका आ गया बैलेंस शीट, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट आपका आ गया GRIR क्लियरिंग अकाउंट, GRIR क्लियरिंग अकाउंट। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्प्ले शॉर्ट की 001, या वेंडर नंबर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और बैंक इंटरेस्ट टैब में जाएंगे। क्योंकि ये GRIR क्लियरिंग अकाउंट है, इसके रेलेवेंट हमारे पास, तो इसके लिए एसएबी ने हमें एक स्टैंडर्ड फील्ड स्टेटस ग्रुप आईडी दिया हुआ जो कि हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्लियरिंग में, सर्च करो क्लियरिंग के साथ, दोबारा सर्च करो, गुड रिसीट क्लियरिंग आ जाएगा, वो सिलेक्ट करेंगे हम। ये रहा आपका G045 गुड्स रिसीव्ड या इनवॉइस रिसीव्ड थ्रू क्लियरिंग अकाउंट, गुड रिसीट स्लैश इनवॉइस रिसीव्ड क्लियरिंग अकाउंट, ये सिलेक्ट करेंगे, ये रेलेवेंट है GRIR क्लियरिंग के। हम पोस्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे चेक बॉक्स उसको। तो ये जो आपने GRIR क्लियरिंग अकाउंट बनाया है, इसमें आप ओपन आइटम भी एक्टिवेट कर दो, और टेक्स्ट कोड एंट्री भी अलाउ कर दो। टेक्स्ट कोड अगर आपको स्पेसिफाई नहीं है अपने कौन सा लेना है GL में, तो यहाँ पे आप स्टार भी डाल सकते हो। अगर ऑल इनपुट लेना है या ऑल आउटपुट लेना है तो ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ऑल इनपुट लेना है, तो ऑल इनपुट के लिए यहाँ पे मैं जो स्पेशल कैरेक्टर है वो ले लेता हूँ। ऑल इनपुट के लिए ये है हाइफन, और यहाँ पे पोस्टिंग अगर कोई विदाउट टेक्स्ट अलाउड है GL में, वो भी हम उसकी परमिशन दे देते हैं। तो सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारे दो GL बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो GR है, IR है, और ये जो बिलिंग डॉक्यूमेंट है उसकी नंबर रेंज देंगे। बिलिंग डॉक्यूमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम SD इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम उसकी नंबर रेंज दे देते हैं। तो यहाँ पे GR का जो नंबर रेंज है वो है 50, और उसके बाद IR का रहेगा 51। ये स्टैंडर्ड नंबर रेंजेस हैं जो कि हम सिस्टम में मेंटेन करते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, FBN1 ट्रांजेक्शन कोड में जाएंगे। ट्रांजेक्शन कोड है FBN1, कंपनी कोड है 1188, चेंज इन टेबल में जाएंगे, और यहाँ पे अपने नंबर रेंज दे दी 5 ऑल 01 से लेके 50 ऑनलाइन, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर रेंज हमने ऐड करी 51 के लिए, ईयर 2022, और ये स्टार्ट होती है 51 ऑल 01 से लेके 51 ऑनलाइन, एंटर, और इसको सेव कर दिया। तो इसको हम सेव कर देते हैं, नंबर रेंजेस जो हमने मेंटेन करी हैं। उसके बाद नंबर रेंजेस मेंटेन करने के बाद हम जो GL बनाए हैं उसको हम मटेरियल के साथ असाइन करेंगे। और ये जो स्टेप नंबर 22 है, ये इंटीग्रेशन स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है FI के स्टैंड पॉइंट से।
यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जीएल असाइन करोगे अपने मटेरियल के साथ। कैसे करेंगे, OBYC ट्रांजेक्शन कोड है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने OBYC ट्रांजेक्शन कोड को रन किया और यहाँ पे सिस्टम आपको स्टैंडर्ड जो ट्रांजेक्शन इवेंट कीज है वो दिखा देगा। ये डिस्क्रिप्शन है, ये उनके आईडीज हैं। जैसे कि इन्वेंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं BSX, उसके बाद WRX हम GRIR क्लियरिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए GBB या ऑफसेट अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे BSX में। तो हमने जो रॉ मटेरियल का जीएल वो असाइन करना है। तो सिस्टम आपसे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आईडी मांगेगा। तो ये जो हम जीएल असाइनमेंट कर रहे हैं, तो जीएल असाइनमेंट हम किस लेवल पे कर रहे हैं, हम कंपनी कोड लेवल पे कर रहे हैं या हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे कर रहे हैं। तो ये जो जीएल असाइनमेंट आपकी रहेगी, ये चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे रहेगी। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल की जीएल असाइनमेंट मतलब ये सारे ही कंपनी कोड को एप्लीकेबल होगी। एंटर। जितने भी कंपनी कोड इस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ लिंक है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास को एक्टिवेट कर लेते हैं, सेव बटन दबाएंगे और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास क्या दे देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आप मटेरियल को लिंक कर रहे हो जीएल के साथ, वो किसके थ्रू कर रहे हो, वो कर रहे हो वैल्यूएशन क्लास के थ्रू। और वैल्यूएशन क्लास हमने कहाँ पे देखा था, वैल्यूएशन क्लास हमने मटेरियल मास्टर में देखा था। वैल्यूएशन क्लास हमने मटेरियल मास्टर में देखा था। तो यहाँ पे हम मटेरियल मास्टर को डिस्प्ले कर लेते हैं और यहाँ पे मटेरियल मास्टर में ये जो वैल्यूएशन क्लास है ये आपको कौन सी टैब में डिस्प्ले करता है, अकाउंटिंग टैब 1 में। तो यहाँ पे हम प्लांट आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास क्या दिखा रहा है, 3000। तो सेम वैल्यूएशन क्लास आपको यहाँ पे लेनी है 3000 और यहाँ पे जो जीएल इसके रेलेवेंट है वो साइन कर देना है। तो जब भी आप इन्वेंट्री को ऐड करोगे या उसको माइनस करोगे तो कौन सा जीएल डेबिट क्रेडिट होगा, तो ये वाला जीएल डेबिट क्रेडिट होगा या इंक्रीज डिक्रीज होगा। एंटर कर दो, सेव कर दो। जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट है उसको असाइन करने के लिए हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। उसके लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन इवेंट की है वो हम यूज करेंगे WRX। तो ये अल्फाबेटिकली दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे WRX में डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे भी आप वैल्यूएशन क्लास जो लास्ट चेक बॉक्स है उसको सेलेक्ट करके सेव करोगे। तो ये जो आप GRIR क्लियरिंग अकाउंट दे रहे हो ये किसके लिए दे रहे हो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए, यानी कि उसको तो गुड रिसीट या इनवॉइस रिसीट करने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास कौन सी आएगी, रॉ मटेरियल की 3000। और यहाँ पे GRIR क्लियरिंग, तो यहाँ पे कौन सा जीएल आएगा, तो यहाँ पे GRIR क्लियरिंग अकाउंट आएगा। तो हमारे केस में हमने जो जीएल अकाउंट बनाया है GRIR क्लियरिंग अकाउंट का वो है 100,520। तो यहाँ पे हमने वो असाइन कर दिया। देन स्टेप नंबर 22 के बाद हमारा आ गया स्टेप नंबर 23, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम परचेज ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। अब हम एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे और परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हम ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे ME21N। अगर आपने परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले करना है तो ट्रांजेक्शन कोड है ME23N। अगर आपने उस पर चेंजेस करनी है तो ट्रांजेक्शन कोड है ME22N। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्रिएशन करना है तो PO क्रिएशन के लिए ME21N में जाएंगे। ये स्क्रीन है, इसको हम साइड से क्लोज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे PO आपने जो बनाना है किस वेंडर के लिए बनाना है, तो वो वेंडर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका नंबर 500,001। एंटर बटन प्रेस करेंगे। आपका जो PO होता है उसमें हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, हेडर में कंपनी कोड, परचेजिंग ग्रुप और परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन जो फील्ड होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। बिना इसके सिस्टम आपको आपका जो PO लाइन आइटम है वहाँ पे नहीं जाने देगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करने देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम कह रहा है कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंटर करो, मैंडेटरी है। तो हमारे केस में परचेज ऑर्गेनाइजेशन है 1188। परचेजिंग ग्रुप हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं जो कि है 000 और कंपनी कोड हमारा है 1188। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ रहा है वेंडर डजन एग्जिस्ट, तो आप F4 से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक जो जीरो है वो और बढ़ा देते हैं। तो ये वेंडर आ गया। जैसे आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है उसका भी डॉक्यूमेंट हेडर और लाइन आइटम रहता है
वैसे ही हमारे पीओ में भी डॉक्यूमेंट हेडर और लाइन आइटम होता है। तो ये पीओ का हेडर है, और पीओ की लाइन आइटम में जाने के लिए यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है आइटम ओवरव्यू पे, आइटम ओवरव्यू। तो यहाँ पे हमने जो मटेरियल है उसका इंफॉर्मेशन देना है। आर एम में हमारे केस में आर एम में 1188, और इसमें क्वांटिटी डाल देते हैं हम 100। 100 क्वांटिटी प्रिक्योर करनी है हमने, और उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है उसका प्राइस है 100। 100। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई और मटेरियल प्रोक्योर करना है, उसका नंबर, फिर उसकी क्वांटिटी और प्राइस आ जाएगा। और ऐसे ही आप काफ़ी सारे जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी प्राइस उसको मेंटेन कर सकते हो, अगर आपने सेम पीओ पे काफ़ी सारे मटेरियल को प्रोक्योर करना है। इसके अलावा आप राइट साइड में जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है प्लांट की, स्टोरेज लोकेशन की, और फिर उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये क्या है, ये एक लाइन आइटम हमने क्रिएट की है। तो हर एक लाइन आइटम के लिए सिस्टम आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी टैब दिखाएगा, और उस टैब की इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, रॉ मटेरियल नॉट मेंटेन बाय द परचेजिंग। रॉ मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल मास्टर में MM01 में जाएंगे। रॉ मटेरियल आईडी है हमारा RMA 1188। एंटर बटन प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे परचेजिंग, एंटर, स्टोरेज लोकेशन, प्लांट आईडी, स्टोरेज लोकेशन, और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, और ये आपका परचेजिंग टैब। और यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब हम ये जो रॉ मटेरियल है हमने परचेजिंग टैब के लिए एक्टिवेट कर दिया। अब हम दोबारा से जाएंगे पीओ में, और इस मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे। वेंडर इंफॉर्मेशन हेडर में, उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी कोड आईडी, पीओ लाइन आइटम, मटेरियल आईडी, क्वांटिटी मटेरियल की 100, प्राइस 100, उसके बाद मटेरियल प्लांट आईडी, स्टोरेज लोकेशन आईडी। एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो इस बार वो जो परचेजिंग वाला एरर है वो नहीं आ रहा। अब हम ये देखेंगे, ये जो एक सिंगल लाइन आइटम है, ऐसे आप काफ़ी सारी लाइन आइटम डिस्प्ले कर सकते हो, और यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो एक लाइन आइटम से दूसरी लाइन आइटम में जाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही लाइन आइटम है, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है अलग अलग टैब में, जैसे कि मटेरियल डेटा, क्वांटिटी, स्केड्यूल, डिलीवरी, कंडीशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आप हर एक जो लाइन आइटम है उसके लिए आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये परचेज और तो ये हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, और परचेज ऑर्डर बनाने पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिस्टम एक टैब होती है पीओ हिस्ट्री की, वो नहीं दिखाता। वो कब दिखानी शुरू करता है, वो सिस्टम कब दिखाता है, जब आप कोई उस मटेरियल की कोई भी क्वांटिटी को रिसीव करते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीओ हिस्ट्री आपको वो जो टैब है वो एक्टिवेट या वो डिस्प्ले नहीं करेगा। अब इसके रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, फॉर एग्जांपल इस मटेरियल का आपको मटेरियल डेटा देखना है, तो ये वाला टैब है। क्वांटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो ये है। डिलीवरी स्केड्यूल, कब उसकी डिलीवरी होनी है। उसके बाद इनवॉइस इन्फॉर्मेशन, आपने जो टैक्स कोड असाइन किया हो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी टैक्स कोड असाइन नहीं है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे V0 कुछ भी यहाँ पे जो टैक्स कोड है वो आप असाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने कर दिया यहाँ पे V0। उसके बाद हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे जो कि है कंडीशंस टैब। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइस जो है 100 पर यूनिट है, और हमने क्योंकि 100 क्वांटिटी प्रोक्योर करनी है, तो 100 इंटू 100 कितना प्राइस आ रहा है इस पीओ का इस लाइन आइटम का प्राइस आ रहा है 10,000। तो यहाँ पे हमें पीओ नंबर मिल गया जो कि है 4500017177। अब इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे गुड रिसीट। और गुड रिसीट करने के लिए हम जाएंगे MIGO ट्रांजेक्शन कोड में, जिसको हम बोलते हैं मीगो या माइगो।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल चाहिए हुए हैं आपको माइक्रो ट्रांजेक्शन कोड में, MIGO में। जैसे कि आपको कोई रिटर्न डिलीवरी पोस्ट करनी है, कोई PO को कोई GR को कैंसिल करना है, या कोई GR को डिस्प्ले करना है, या गुड्स को इशू करना है, गुड्स को ट्रांसफर करना है। तो ये सारे कंट्रोल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गुड रिसीव कंट्रोल में। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गुड रिसीट। पहला ही है, आईडी है इसका A01, आईडी है इसका A01 गुड रिसीट। अब ये जो गुड रिसीट करना है आपने किसके अगेंस्ट करना है, ये हमने करना है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट। और PO नंबर हमारा क्या है, 4500017177। एंटर किया तो सिस्टम यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली उस इस PO की जो लाइन आइटम है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। और यहाँ पे आपको उसको कंफर्म करना है। मेनली हम यहाँ पे कई बार क्या कंफर्म करते हैं, हम क्वांटिटी कंफर्म कर रहे हैं कि जितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करी थी, तो वेंडर ने सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो हमें भेजी है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं वो जो हमने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, तो वेंडर ने हमें 100 क्वांटिटी जो है वो सेंड कर दी थी। तो वेंडर ने हमें 100 क्वांटिटी जो है वो भेजी है। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार हमने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया तो वेंडर जो है वो कुछ स्टेजेस में देता है, जैसे कि 10 20। तो यहाँ पे फिर हमें क्वांटिटी को चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल 20 कर दिया, बट यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस इंफॉर्मेशन को ओके करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वेयर टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट टाइप दिखा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है मूवमेंट टाइप, यानी कि जब आप गुड्स को रिसीव करोगे तो गुड्स क्या आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने के लिए कौन सी मूवमेंट टाइप सिस्टम जो सिस्टम है वो ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है 101। तो ये हमने एक तो यही हमने PPT में देखा था। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कोड रन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गुड रिसीट की ट्रांजेक्शन कोड रन करी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सजेस्ट कर देता है मूवमेंट टाइप। और इसी मूवमेंट टाइप में आपके ट्रांजेक्शन इवेंट की है, और ट्रांजेक्शन इवेंट के साथ आपने GL को असाइन किया हो वैल्यूएशन क्लास की हेल्प से। तो ये हमने गुड रिसीट किया। और गुड रिसीट कौन से प्लांट स्टोरेज लोकेशन के लिए हो रहा है, परचेज ऑर्डर डेटा में आपका PO नंबर आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको दिखा देगा। यहाँ पे हमने ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है आइटम ओके का, इसको हमने टिक करना है। और ये जो चेक बटन है इसको हमने तो ये जो चेक बटन है इसको तो हमने प्रेस करना है। तो इस गुड रिसीट में कोई PO में कोई डिफेक्ट है तो सिस्टम यहाँ पे एरर मैसेज दे देगा और गुड रिसीट नहीं करने देगा। तो वो जो एरर मैसेज है उसको फिक्स करना है। अगर एरर मैसेज नहीं है तो इसको हमने पोस्ट करना है। तो यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ जाएगा एरर मैसेज के लिए, ग्रीन इंडिकेटर आ जाएगा पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम आपको नीचे नोटिफिकेशन भी दे देगा कि डॉक्यूमेंट इज ओके फॉर द पोस्टिंग और डॉक्यूमेंट इज नॉट ओके फॉर द पोस्टिंग। तो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट इज ओके फॉर द पोस्टिंग, और यहाँ पे इंडिकेटर आ गया ग्रीन। अब हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। पोस्ट में जाएंगे तो सिस्टम ने यहाँ पे हमें मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया 490016। अब हम इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करेंगे, और इस डॉक्यूमेंट से हम फाइनेंस का जो डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट है उसको भी देखेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले, और ऑटोमेटिकली जो भी आपका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर है वो सिस्टम पिक कर लेगा 490016। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टैब में जाएंगे, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टैब में जाएंगे और यहाँ पे ये बटन बना हुआ है FY डॉक्यूमेंट का, उसको क्लिक करेंगे। तो ये आपका अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे सिस्टम ने आपके जो 50 नंबर रेंज हमने दी थी GR के लिए, जो थी 5 all 01 से लेके 50 all 9। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है, ये सिस्टम ने हमें दे दिया नंबर 5 all 01। अब 100 × 100 10,000 क्वांटिटी से हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया और GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। अब अगर आपने उसका बैलेंस चेक करना है GRIR क्लियरिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे हम तो यहाँ तो यहाँ पे हम GL अकाउंट बैलेंस के लिए ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे FS10N। और यहाँ पे इस GL के लिए, तो यहाँ पे इस GL के लिए सिस्टम बैलेंस दिखा देगा 10,000 क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि हमने गुड रिसीट कर लिया, बस उसका हमने इनवॉइस नहीं किया, और इसको चेक करने के लिए हम ओपन आइटम को भी चेक कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ओपन आइटम को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे GL डाला, ओपन आइटम डिस्प्ले, यहाँ एग्जीक्यूट।
तो यहाँ पे आ गया डब्ल्यू जो डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज़ करते हैं वो जीआर के लिए करते हैं, और यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखोगे रेड आ रहा है। अब हम परचेज ऑर्डर में जाएंगे और चेक करेंगे जो हमने अभी जीआर किया है उसका परचेज ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम जाएंगे पीओ स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये जो बटन है इसको हम अदर परचेज ऑर्डर इसको क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्डर नंबर दे देते हैं, लास्ट में है 77, एंटर। अब आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब है ये सिस्टम ने ऐड कर दी, पहले नहीं आ रही थी। क्यों? पहले हमने गुड रिसीट नहीं किया था। अब हमने गुड रिसीट कर लिया तो यहाँ पे हम जाएंगे पीओ हिस्ट्री में, तो सिस्टम इसका अपडेट दे देगा कि इस पीओ में कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है 100, और उसकी कितनी वैल्यू है 10,000, और ये उसका मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर है। मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर से अगर आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जाना है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में और एफआई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जा सकते हो। उसके बाद अगर आपने ये देखना कि मटेरियल जो प्राइस हमने दिया था ब्लैंक उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके लिए हम जाएंगे MM03 में, और ये मटेरियल है अकाउंटिंग टैब में जाएंगे। अकाउंटिंग टैब में हम डिस्प्ले करेंगे इंफॉर्मेशन, प्लांट आईडी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मूविंग एवरेज प्राइस सिस्टम ने कितना अपडेट कर दिया 100 का, टोटल स्टॉक कितना इन किया 100 का, 100 इंटू 100 10,000 का सिस्टम ने जो इन्वेंट्री है वो अपडेट कर दिया। तो IAR करने के लिए हम MIRO ट्रांजेक्शन कोड में जाएंगे, और यहाँ पे MIRO ट्रांजेक्शन कोड में गए और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे। PO अमाउंट 10,000 और डेट बेसलाइन डेट आज की, एंटर। तो ये जो टैक्स का GL असाइन करना है इसके लिए आप जाओगे ट्रांजेक्शन कोड OB40 में, OB40 में चाहे 0% टैक्स है बट हमें यहाँ पे GL देना है, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन इवेंट की है तो ये है VST, तो हम VST में जाएंगे, VST ये रहा, इनपुट टैक्स के लिए डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट आईडी आ गया 1118, और यहाँ पे GL दे देते हैं, कोई भी एक्सपेंस GL मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बट यहाँ पे आप टैक्स का जो रेलेवेंट GL है वो दे दोगे। तो जो भी आपने टैक्स कोड दिया हुआ है 1% 2% जिसपे आपने 1% 2% टैक्स कैलकुलेट करना है तो सिस्टम ये GL को, तो उतना टैक्स जो है वो इस GL में पोस्ट हो जाएगा। अब हम दोबारा से जो अब हम दोबारा से जो इनवॉइस है उसको क्रिएट करते हैं, MIRO में जाएंगे, फिर दोबारा से हमने PO नंबर दे दिया, अमाउंट, और सिमुलेट करेंगे। अब इस बार अगर आप देखोगे ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है, तो अगर आपने पोस्ट करने से पहले आपको लाइन आइटम चेक करनी है तो यहाँ पे आप लाइन आइटम को डिस्प्ले कर सकते हो, डेट डाल दी, बेस लाइन डेट, तो ये लाइन आइटम आपके पास आ गई। वेंडर डेबिट, वेंडर जो है आपका क्रेडिट हो रहा है, और GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा है। अगर आपने इसको पोस्ट करना है तो यहाँ पे पोस्ट कर दो, बैक जाना है तो बैक का बटन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। अब पोस्टिंग के बाद हम परचेज ऑर्डर पे देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वेंडर लाइन आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर आ गया 5105608724। तो ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये आपका एफआई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है। अगर आपको आपका एफआई डॉक्यूमेंट नंबर देखना है तो उसके लिए इस इनवॉइस को डिस्प्ले करो, और यहाँ पे जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इस पर क्लिक करो, तो ये सिस्टम आपका जो एफआई डॉक्यूमेंट नंबर है वो दिखा देगा। तो अगर आप नोटिस करोगे एफआई डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे सिस्टम जो शो कर रहा है वो है 51 और 01, और यहाँ पे वेंडर जो है क्रेडिट हो रहा है, और आपका GRIR क्लियर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। अब इसका PO पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, PO डिस्प्ले करने के लिए हम जाएंगे ME23N में,
और ये वेंडर ये जो पीओ नंबर है वो देंगे डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे अगर आप पीओ हिस्ट्री में जाओगे तो एक और लाइन आइटम ऐड होगी आईआर की। यहाँ पे एक और लाइन आइटम ऐड होगी आईआर की, और यहाँ पे आईआर नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया। कितने का आईआर किया आपने? 100 का। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी उसकी कितनी है? 100 की। और वैल्यू कितनी है? 10,000। अब इसके बाद हम जाएंगे GR क्लियरिंग अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे FS10N से। तो यहाँ पे हमने अगर बैलेंस चेक कर तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस डिस्प्ले करते हैं तो क्या आएगा? नील आएगा। तो इसका बैलेंस आइडियली 0 होना चाहिए। तो अगर इसका डेबिट आता है, क्रेडिट आता है, तो क्रेडिट मतलब आपने GR कर लिया, IR नहीं किया। और अगर डेबिट आ रहा है तो आपने IR कर लिया बट आपने उसका GR नहीं किया। तो ये हमेशा 0 होना चाहिए। ये जो आपने इनवॉइसिंग करी है, इनवॉइसिंग पे बाद आपके जो वेंडर लाइन आइटम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे FBL1N में आएंगे और ओपन आइटम चेक करेंगे। तो सिस्टम ने 10,000 की एक इनवॉइस क्रिएट कर दी है, और उसकी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या आ रही है? RE। जो हमारी नॉर्मल डायरेक्ट पोस्टिंग FI में करते हैं उसकी डॉक्यूमेंट टाइप हम क्या उसकी डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास क्या रहती है? वो रहती है KR। तो जितनी भी जो नॉर्मली हमारी डॉक्यूमेंट टाइप RE होती है ये परचेज ऑर्डर बेस होती है। तो ये IR GR करने के बाद आती है। तो यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, और ये ऊपर है। तो इसकी पेमेंट बनाएंगे। पेमेंट आप मैनुअली भी बना सकते हो, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी बना सकते हो। तो ये था आपका FIMM इंटीग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।